इन लास्ट फ्यू ईयर्स एक्चुअली जब से इंडिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है, लीगली लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आए दिन किसी न किसी पे एफआईआर होती रहती है, किसी को डिफेम करने के लिए या किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए। और अगर दूसरी चीज़ों की बात करें तो फेक न्यूज़, हेट स्पीच या किसी की पर्सनल इमेजेस को मॉफ्ड, अडल्टरेट या उसका मीम बना के फैलाने के लिए कोई भी आसानी से आपके ऊपर एफआईआर या डिफेमेशन का केस कर सकता है और वाइस वर्सा। एंड द फैक्ट कि इंडिया में रियल पनिशमेंट जज की रूलिंग या वर्डिक्ट नहीं होती, बल्कि आपके ऊपर एफआईआर होना ही बहुत बड़ी पनिशमेंट है। एंड स्पेशली अगर आप एक पुअर और मिडिल क्लास पर्सन हैं। एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू लीगली प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ट्रैपिंग इनटू दीज इश्यूज एंड टू कीप योरसेल्फ सेफ एंड प्ले ए सेफ गेम ऑन इंटरनेट। सो हियर इट इज द 4th एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। ये चल क्या रहा है? As usual, the video going to be in 3 parts. In part 1, we will see how does Article 19, IT Act 2000 and IPC works together to register a FIR or launch a complaint against someone. In second part, we will analyze some cases जो related हैं online defamation, cyberbullying या fake news से. And in part 3, we will see what steps you should take to keep yourself safe on internet. So, let's begin. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस प्रॉब्लम का रियल रीजन है एंड दैट इज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो कि अलाउ किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। सो इफ यू लुक एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19, देन वी गेट टू नो कि ये रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी को बनाए रखने के लिए एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन से बचाने के लिए हैं और गवर्नमेंट के पास इसके लिए कानून बनाने का अधिकार है। बट बिफोर वी सी कि इसके लिए कौन से लॉज बनाए गए हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिफेमेशन होता क्या है और ये कितने तरीकों से किया जा सकता है। सो डिफेमेशन को आईपीसी सेक्शन 499 के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसका कहना है अगर कोई पर्सन एक स्टेटमेंट बोलकर या लिखकर या कोई साइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन को पब्लिक करता है जानबूझकर या ये जानते हुए कि उससे किसी इंसान की रेपुटेशन खराब हो सकती है या वो डिफेम हो सकता है, उसे डिफेमेशन कहा जाएगा। नाउ अगर ये सेम चीज साइबर स्पेस में एक कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट को मीडियम बना के की जाती है तो उसे साइबर डिफेमेशन कहते हैं। और इंडिया में 2 टाइप्स के डिफेमेशन केसेस हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल डिफेमेशन जिसमें पनिशमेंट के फॉर्म में सिर्फ फाइन या मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, एंड सेकंड इज क्रिमिनल डिफेमेशन जिसमें मैक्सिमम 2 इयर्स इंप्रिजनमेंट या फाइन या दोनों पनिशमेंट मिल सकती है। सो इंडिया में डिफेमेशन से रिलेटेड 2 लॉज हैं, सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बट बिफोर अप्लाइंग दीज लॉज 2 चीजें होना जरूरी हैं। फर्स्ट, प्रीरेक्विजिट ऑफ डिफेमेशन, मतलब किसी भी एक्ट को डिफेमेशन तभी माना जाएगा जब उसे जो पर्सन डिफेम हो रहा है उसके अलावा भी किसी ने देखा हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डायरेक्ट एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए डिफेमेटरी कंटेंट आता है तो उसे डिफेमेशन नहीं माना जाएगा अनलेस कि उसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप, ओपन इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स या ब्लॉग पे शेयर ना किया गया हो। सेकंड, फाइंडिंग द राइट पर्सन। इन साइबर डिफेमेशन मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू फाइंड द रियल पर्सन बिहाइंड द डिफेमेटरी एक्ट, क्योंकि कोई भी आसानी से अपनी आइडेंटिटी हाइड करके फेक अकाउंट से, फेक नेम से या फेक आईपी एड्रेस से कुछ भी पोस्ट कर सकता है। सो फाइंडिंग द रियल पर्सन बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ इन द सेकंड पार्ट वी विल एनालाइज some cases to understand how these things work in reality. So, the most popular case is Shreya Singhal versus Union of India, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने IT Act 2000 के सेक्शन 66A को रिपील कर दिया था because of the presence of a word offensive in the section, and the section was like sending any offensive message to a computer or any other communication device would be an offense, जिसके लिए आपको 3 years imprisonment या फाइन या दोनों पनिशमेंट मिल सकती थी। और यहाँ ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कि ऑफेंसिव वर्ड की डेफिनेशन क्या है और ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या चीज ऑफेंसिव है और क्या नहीं, तो इसीलिए इस सेक्शन को खत्म कर दिया गया। नाउ बिफोर डिस्कसिंग द सेकंड केस, हमें ये जानना जरूरी है कि ऑनलाइन डिफेमेशन के केस में दोषी किसको माना जाएगा, यानी लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ, पहले तो उस पर्सन पे जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर रहा है, सेकंड उस कंपनी या पर्सन पे भी जो इस स्टेटमेंट को फैलाने के लिए प्लेटफॉर्म या मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। और अगर कोई वेबसाइट डायरेक्टली कुछ ऐसा पोस्ट करती है तो उसके ओनर को उसके डिफेमेटरी एक्ट्स के लिए लायबल माना जाएगा। इसके अलावा उस डिफेमेटरी कंटेंट को शेयर करने वाले इंटरमीडियरीज भी लायबल हो सकते हैं, which I will explain in part 3 of this video. Now let's move on to the second case, which is Baba Ramdev versus Facebook Incorporation. अब इस केस का प्रेमिस है कि प्रियंका पाठक नारायण ने बाबा रामदेव के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम है गॉडमैन टू टाइकून, और इस बुक में राइटर ने बाबा रामदेव की बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स पब्लिश किए थे विच वाज वेरी डिफेमेटरी फॉर बाबा रामदेव। और इसको लेके बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड किए जो एलिजेडली बाबा रामदेव को डिफेम कर रही थी। सो पहले बाबा रामदेव ने बुक के पब्लिशर जगन्नाथ बुक्स पे केस किया बुक से डिफेमेटरी कंटेंट हटाने के लिए, जिसे वो जीत भी गए। और फिर रामदेव ने सोशल मीडिया पे पोस्ट हुए सारे डिफेमेटरी
डिफेमेटरी कंटेंट को हटाने के लिए केस किया जो इस बुक से रिलेटेड थे। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज द वर्डिक्ट ऑफ दिस केस। वर्डिक्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने ये बोला कि फेसबुक पे बाबा रामदेव पे लिखी बुक गॉडमैन टू टाइकून से रिलेटेड जितना भी डिफेमेटरी कंटेंट है उसे विदाउट एनी टेरिटोरियल लिमिट रिमूव कर दिया जाए। बट नोटिस करने की बात यह है कि विदाउट टेरिटोरियल लिमिट मतलब इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज से भी कंटेंट को हटाना और उनके डेटा एंड फ्री स्पीच लॉज से लड़ना, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर फेसबुक। एंड फिर हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई करते हुए ये बोला कि उन्हें सिर्फ वो कंटेंट हटाना है जिसका IP एड्रेस इंडिया में लोकेटेड हो। बट स्टिल इट वॉजंट ईजी फॉर फेसबुक, सो दे डिसाइडेड टू चैलेंज द वर्डिक्ट एंड दिस केस इज स्टिल गोइंग ऑन। और यहाँ पे मैं सोशल मीडिया कंपनीज को डिफेंड नहीं कर रहा, बट यहाँ से जो प्रॉब्लम सामने आती है इज दैट फॉर व्हाट एक्सटेंट कैन यू मेक द सोशल मीडिया कंपनीज और द इंटरमीडियरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएटर। और ये इंडिविजुअल क्रिएटर कोई भी हो सकता है। इस केस में ह्यूमंस थे, किसी और केस में AI हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2012 में सिमसिमी नाम के एक AI चैटबॉट ने खुद को थाई लैंग्वेज सिखा ली थी थाईलैंड के यूजर्स के साथ चैट करके, और फिर उसी AI ने थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ डिफेमेटरी चीजें बोल दी एंड इट बिकेम रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे गलती किसकी है और किसको लायबल माना जाए इस एक्ट के लिए, उस AI को या AI के क्रिएटर को या उस प्लेटफॉर्म को जिसपे वो AI काम कर रहा था। सो इट बिकम्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। सिमिलरली देयर आर अदर प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल कोई भी इजीली VPN की मदद से अपनी IP एड्रेस को चेंज करके कोई भी कंटेंट अपलोड कर सकता है और दोनों ही केसेस में अकाउंटेबिलिटी साबित करना बहुत मुश्किल है। देयरफॉर इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू कम अप विद अ न्यू मेथड टू डील विद सच इश्यूज, अदरवाइज बिना किसी रीजन के बहुत से लोगों की लाइफ रूइन हो जाएगी। Now the third part of this video, that how can you keep yourself safe in these situations? फॉर एग्जाम्पल नोइंगली और अननोइंगली आप अपने आप को इंटरमीडियरी बना लेते हो किसी डिफेमेटरी कंटेंट को स्प्रेड करने में। सो IT एक्ट के सेक्शन 79 क्लॉज 1 के अंदर इंटरमीडियरीज के लिए कंडीशनल इम्यूनिटी दी गई है, जिसकी फर्स्ट कंडीशन है कि आपके थ्रू शेयर, फॉरवर्ड या ट्रांसमिट हुआ डिफेमेटरी कंटेंट आपके द्वारा मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। सेकंड, यू शुड प्रोवाइड प्रॉपर कोऑपरेशन टू द इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और पुलिस साइबर सेल टू फाइंड द कल्प्रिट। एंड थर्ड, जब आपको ये पता चले कि आपने कोई डिफेमेटरी कंटेंट कहीं पोस्ट किया है तो उसे वहां से रिमूव कर दें, या फिर जब आपसे ऐसा करने के लिए कहा जाए कोर्ट या पुलिस के द्वारा तब आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा। एंड बाय फॉलोइंग दीज कंडीशंस आप अपने आप को किसी भी फालतू के झमेले में पड़ने से बचा सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इंटरनेट सेफ्टी को लेकर। एंड सिंस दिस वीडियो इज नॉट डिफेमेटरी, इसको आगे फैलाने के लिए इसे लाइक कर दो। एंड फॉर फर्दर डिस्कशन आई एम इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।